हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आपका जो 5 नंबर का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह आपका 5 नंबर का टॉपिक है। यहां से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस, 75 प्रश्न होंगे, जहां से आपको एग्जाम में 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक से बढ़कर के एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली यहां से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का देखने को नहीं मिलेगा। आपसे कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। देखिए 19वीं शताब्दी के बीच में जो कूका आंदोलन था यह आपका पश्चिमी पंजाब में, कहां, पश्चिमी पंजाब में आरंभ हुआ था। और इस आंदोलन के जो नेता थे वह भगत जवाहर मल थे। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि कूका आंदोलन के नेता कौन थे। कूका आंदोलन के नेता भगत जवाहर मल थे, जो कि पश्चिमी पंजाब से यह आंदोलन शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश की थी। कब की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में की थी। क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की थी? ये रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। किसका विरोध करने के लिए? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। और आपको पता है रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम भी कहा जाता है और इसको आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को जिसका विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। ओके, और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे। तो कौन थे वो पहले नेता? वह थे हमारे राजा राममोहन राय। कौन से नेता थे? राजा राममोहन राय जो हैं ये भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। और इन्होंने जो है 20 अगस्त 1828 को, बात कब की है? बात है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की। इन्होंने स्थापना तो ब्रह्म सभा की थी। स्थापना किसकी की थी? ब्रह्म सभा की। और फिर उसी का नाम जो है बाद में ब्रह्म समाज हो गया। ओके, तो 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। उसी का नाम ब्रह्म समाज हो गया था। और इन्हें जो है कि नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। ये सभी नाम राजा राममोहन राय को दिए गए हैं, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की थी और राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता भी थे। ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1917 को डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा था? वह चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और ये जो आंदोलन है वो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। नील की खेती के विरुद्ध। नील की जो खेती थी इसमें जो किसान होते थे उनको अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। और ये जो पद्धति थी जिसके तहत किसानों को अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी उसको तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, और इस तिनकठिया पद्धति का विरोध करने के लिए ही
महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महात्मा गांधी ने डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की। किसकी व्यवस्था की? तो महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत किसने की? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। और इन्होंने जो है कि अपनी इस पुस्तक में धन के अपवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। किसको? धन के, हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये जो पुस्तक है इसमें किसका जिक्र किया गया है, किसकी बात की गई है, तो इसमें इन्होंने धन के अपवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। ठीक है, पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी को। ओके, नौरोजी की है। भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी ही थे। ओके, भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इस पुस्तक में उन्होंने धन के अपवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? किसने किया था? वह वीडी सावरकर थे। कौन थे? वीडी सावरकर। इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम है? विनायक दामोदर सावरकर हैं वो। ठीक है, इन्होंने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यह है जो रास बिहारी बोस हैं उनके द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्या? भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था, जिसको अंग्रेजी में इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा गया है। और रास बिहारी बोस ने जून 1942 में, कब की बात है? जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। ओके, देखिए भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई? जून 1942 में। किसने की? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, और ये किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो यह जो था भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था रास बिहारी बोस। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो उस आंदोलन का नाम लाल कुर्ती आंदोलन था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा लाल कुर्ती आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ओके, इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फार खान। कहने का मतलब है खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम क्या था? इसको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था और सीमांत गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का गठन किया था। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और वर्ष 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे एक क्लियर है और हमने और भी बहुत जानकारी इकट्ठा की इनके बारे में। क्वेश्चन कहता है मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? किसकी मदद के लिए हुआ था? तो यह आपका देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। देवदासियों की मदद के लिए हुआ था। देवदासी जो थी ये हिंदू धर्म की एक प्राचीन प्रथा थी। देवदासी क्या है? हिंदू धर्म की एक प्राचीन प्रथा है। ओके, और इसके पीछे कहानी क्या है कि जो देवदासियां थी, देवदासियों के द्वारा मंदिरों में नृत्य किया जाता था और बाद में देवदासियों को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दिया गया।
सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये जो महिलाएं थी इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई और ये जो प्रथाएं थी वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किस जिले में? बलिया जिले में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? ये चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। देखिए वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है यह बिहार, कहाँ? बिहार राज्य के चंपारण जिले में प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह भी रख दिया गया। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। किसने? गांधी जी ने किया था। और ये जो है कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था और उनके द्वारा शुरू किया गया ये पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया पहला सत्याग्रह था। ओके, और आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये आंदोलन जो वहाँ तिनकठिया पद्धति चल रही थी उसके विरोध में किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिनकठिया पद्धति क्या थी? तिनकठिया पद्धति आपको पहले ही बता चुके हैं। तिनकठिया पद्धति में क्या था? इसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर मुख्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी। ओके, और उसी के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। और इसी जब ये जो आंदोलन था वो सफल हुआ उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इसी सत्याग्रह के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे डैश, ये कौन सा आंदोलन कहा जाता है? यह जो आंदोलन है वह स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो आंदोलन है वो बंगाल विभाजन यानी कि वर्ष 1905 के बाद ही प्रारंभ हुआ था, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 में हुई थी। कब? 17 अक्टूबर 1940 में हुई थी। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक अखिल भारतीय इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? किस आंदोलन से शुरू हुआ था? यह आपका देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। ओके, ये जो रेशमी रुमाल आंदोलन है ये आपका 1913 से 1920 के बीच में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? रेशमी रुमाल जो आंदोलन था इसका उद्देश्य था तुर्की, जर्मनी और अफगानिस्तान के सहयोग से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो भारतीय उपद्रव का जो पिता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। वर्ष 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। किसकी गिरफ्तारी के कारण? तो ये अब्दुल गफ्फार खान, किसकी? अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर बहुत ही उग्र प्रदर्शन हुए थे। इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का क्या कारण था? तो उसका जो कारण था वह असम में आदिवासी समूहों के द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध था। यानी कि वो इसका प्रमुख कारण क्या था? औपनिवेशिक वन कानून थे। और ये जो कानून था इसके तहत जो आदिवासी लोग थे उन आदिवासियों का वन से पूरा अधिकार छीन लिया गया था। और जब वन से आदिवासी लोगों का अधिकार छीन लिया गया था उसके कारण उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कष्टमय हो गया। ठीक है, ये वही आपका सोंग्राम संग्रमा
सोंग्राम संगमा विद्रोह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस जो है वह 1925 में, डेट याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। कब? 9 अगस्त 1925 में। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। तो कहाँ के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया? तो वह आपका गुजरात था। कौन सा? गुजरात। ठीक है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया और इसे जो है खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? सिंपल सा आंसर है कि असहयोग आंदोलन जो था वह फरवरी 1922, ये तारीख याद रखना चाहें तो वो 12 फरवरी 1922 थी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था वह वापस ले लिया गया। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? यह आंदोलन वापस क्यों लिया गया? कारण ये था कि 5 जनवरी 1922, सुनिए कहानी, 5 जनवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक बहुत ही हिंसात्मक घटना घटी थी और वो जो घटना थी उसमें 22 अंग्रेज, उस घटना में 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। इसी हिंसात्मक घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये इसके पीछे कहानी है। ठीक है, तो ये वापस कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भी घटनाएं घटी उनका उसमें क्या था? देखिए, सबसे पहले तो लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ? लाला लाजपत राय का निधन वर्ष 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ। 1906 में हुआ। अब यही आपको इसमें सीक्वेंस में बताना है। देखिए, 1906 के बाद आपका क्या आता है? 1919 के बाद 1922 के बाद फिर आएगा आपका 28। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा वह राइट हो जाएगा, यानी कि पहले आएगा 4, फिर 3, फिर 2, उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इनको आप नोट कर लीजिए अपने पेज में कहीं पर भी कि लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ था, चौरी चौरा कांड आपका 1922 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। क्वेश्चन कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक की ये लाइन है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। हमने इससे पहले जो क्लास ली है हिस्ट्री की जो ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन मिला था हमको। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो वो नगर आपका लखनऊ था, जहां से बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी, यह सक्रिय भाग लिया था। किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी? जो अरुणा आसफ अली थी वो स्वतंत्रता सेनानी थी। अरुणा आसफ अली कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी थी
और जिन्होंने 1942 के जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, उसके समय में सभी बड़े नेताओं और जितने भी क्रांतिकारी थे उनके गिरफ्तार होने के बाद भूमि के अंदर जमीन में रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा भी इन्होंने फहराया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो यह फार्मूला बनाने वाले कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और ये जो है कि वो बंगाल के एडवोकेट थे। कहाँ? बंगाल के एडवोकेट जनरल भी थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। ओके, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है डैश भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो वो पहले भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने भारत में धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए। ये पहले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। ओके, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको जो है कि आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए ही 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और इन्हें एक और नाम दिया गया है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा गया है। चाहे आधुनिक भारत का पिता कहें या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहें, दोनों ही नाम राजा राम मोहन राय के हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता भी राजा राम मोहन राय ही थे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? किसकी? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और लोग जो है क्या था कि जब इनकी गिरफ्तारी हो गई, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की इनकी गिरफ्तारी का लोग विरोध कर रहे थे। और उसी समय जो जनरल डायर था उसने बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो जितनी भी भीड़ इकट्ठा थी उस पर क्या किया? गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे अनेक लोग मारे गए। और फिर ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ओके, ये इसकी कहानी है। गिरफ्तारी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, विपिन चंद्र पाल, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों में से मास्टरदा जो नाम दिया गया है वो किसको दिया गया है? सूर्यसेन को मास्टरदा कहा जाता है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी किसकी? इन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी की थी। किसने? सूर्यसेन ने। ठीक, इनको जो है मास्टरदा कहा जाता है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करने वाले कौन थे? सूर्यसेन थे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह तिनकठिया से जुड़ा था, तिनकठिया के विरोध में था, है ना, उसके विरुद्ध था। क्योंकि ये जो तिनकठिया है ये एक ऐसी प्रथा थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। तिनकठिया जो प्रथा थी ये ऐसी प्रथा थी जिसके तहत जो चंपारण के किसान थे उनको अपनी जितनी भी ज़मीन होती थी
उसके 3/20वें भाग, उसके 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी के खिलाफ वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था और तिनकठिया प्रथा जो थी वो बंद कराई थी। ओके, इसी की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी का चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? यह अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। और ये घटना कब हुई थी? ये घटना 16 दिसंबर 1773 को। घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक था वह एम.जी. रानाडे। कौन? एम.जी. रानाडे, जिनका पूरा नाम महागोविंद, क्या नाम था इनका? महागोविंद रानाडे था। ठीक है, ये जो हैं प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक थे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 यानी 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। स्थापना करने वाले आत्मा पांडुरंग थे। एक तो आत्मा पांडुरंग थे, आत्मा पांडुरंग, ठीक है, एक तो ये थे, और दूसरे आपके एम.जी. रानाडे थे। ये दो लोग थे इसकी स्थापना करने वाले। ठीक है, इन्होंने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की थी, और इसका जो मुख्य संचालक थे वो एम.जी. रानाडे थे। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? देखिए, महात्मा गांधी ने विश्व भारती की स्थापना नहीं की। विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। बाकी चाहे आपका साबरमती आश्रम हो, सेवाग्राम आश्रम हो या फिनिक्स आश्रम हो, इन तीनों की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन सा अधिवेशन था? वह अमृतसर अधिवेशन 1919 था। कौन सा? अमृतसर अधिवेशन 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था, लास्ट टाइम। इसके बाद 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के कारण के आधार पर सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें एक तरफ तो आपके, एक सेकंड प्लीज, इसमें एक तरफ जो है वह आपके क्रांतिकारी हैं, दूसरी तरफ उन क्रांतिकारियों के जीवन का अंत कैसे हुआ वह कारण लिखा हुआ है। आपको बताना है किस क्रांतिकारी के जीवन का अंत कैसे हुआ। जैसे आपके जतिन दास हैं, जतिन दास के जीवन का अंत भूख हड़ताल से हुआ था। किससे? भूख हड़ताल से। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के जीवन का अंत कैसे हुआ? चंद्रशेखर आजाद के जीवन का अंत इन्होंने मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या कर ली थी। भगत सिंह के जीवन का अंत कैसे हुआ? फांसी के माध्यम से। कल्पना दत्त के जीवन का अंत आजीवन कारावास में हुआ था। ठीक है, अब इसको हम मैच कर लेते हैं। जो हमारा ए है वो किससे मैच करता है? A2 से मैच करता है, एंड जो B है वो 3 से जाता है, A2 से जाता है, B3 के साथ में जाता है, C आपका 4 के साथ में जाता है, A2 B3 C4, A2 B3 C4 एंड D जो है वो 1 के साथ जाता है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो D है, B है, वह राइट हो जाता है। ओके, चलिए सभी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? किसका वास्तविक नाम? तो वो तांत्या टोपे थे। कौन? तांत्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तांत्या टोपे का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने
1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। क्यों की थी? क्योंकि यह जो है कि एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इसीलिए वहां पे फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे एक आधार स्थापित करने के उद्देश्य से, जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इसीलिए फैक्ट्री वहां पे स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट वन। बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कौन? कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने सिपाही विद्रोह नहीं कहा, इन्होंने इसको जन विद्रोह कहा। क्या कहा? जन विद्रोह नाम दिया था। ठीक है, क्या कहा था? जन विद्रोह नाम दिया था। और इसे जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उन्होंने इसका वर्णन भी किया। जबकि चाहे जॉन लॉरेंस हों या आर.सी. मजूमदार हों या फिर सैयद अहमद खां हैं, उन्होंने इसे सिपाही विद्रोह माना। ओके, और वी.डी. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। क्या? सिपाही विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था। तो कार्ल मार्क्स ने इसको सिपाही विद्रोह ना कह करके जन विद्रोह कहा है। क्वेश्चन कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे? किसके अग्रणी थे? भूदान आंदोलन के, रॉलेट सत्याग्रह के, बारदौली सत्याग्रह के, या फिर स्वदेशी आंदोलन के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह बारदौली सत्याग्रह के अग्रणी थे। किसके? बारदौली सत्याग्रह के। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से किस पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से था। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध था। भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधार की जो नीतियां हैं वह 1991 में प्रारंभ की गई थी। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय 1991 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पी.वी. नरसिम्हा राव थे। कौन? पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे? तो 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुँचे। कहाँ जा पहुँचे? अहमदाबाद। और ये जो आंदोलन था वो कपड़ा के जो मिल मालिक थे उनके विरुद्ध था। और गांधी जी के द्वारा भारत में जो पहली भूख हड़ताल हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी। पहली भूख हड़ताल भी गांधी जी ने यहीं पर की थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए, गदर पार्टी के संस्थापक एक तो आपके सोहन सिंह भाकना थे और दूसरे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल इसमें ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन सोहन सिंह भाकना प्लस लाला हरदयाल ये दो लोग जो थे वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। ओके, और देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा और डीप में समझते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की स्थापना की थी। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में इस दल की स्थापना की थी गदर पार्टी की। ओके, 1 नवंबर 1913 को। और इस दल ने गदर नाम की एक पत्रिका भी चलाई थी। तो संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना थे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? वेरी सिंपल सरल क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वह 1600 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। और ये जो पुस्तक है वो अगर भाषा पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। और अच्छा, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये कहाँ लिखी गई है? तो सुनिए, जब गांधी जी अफ्रीका की यात्रा पर थे तो जब वो जहाज़ में बैठे थे
और जहाज का नाम जो था वो किल्डोनन कैसल था। जहाज का नाम किल्डोनन कैसल, ये उस जहाज का नाम था जिसमें गांधी जी बैठे थे अफ्रीका की यात्रा के दौरान। बात है ये सन 1919 की, बात कब की है? 1919 की। उस समय गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना की थी, हिंद स्वराज की। बात समझ में आई? हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ये पुस्तक आपकी गुजराती भाषा में लिखी गई है। पुस्तक 1919 में जब गांधी जी अफ्रीका की यात्रा पर थे, उस दौरान जिस जहाज में बैठे थे उस जहाज का नाम किल्डोनन कैसल था, और उसी में बैठे हुए गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। बात 1919 की है। भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसका? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और ये जो आंदोलन था वह आपका 1919 से 20 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था, खिलाफत आंदोलन। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ध्यान रखिएगा, वेदांत कॉलेज की स्थापना राममोहन राय ने की थी 1825 ईस्वी में। ठीक है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। कौन जिम्मेदार था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश जनरल डायर जो था वह जिम्मेदार था, जिसने बिना किसी इंफॉर्मेशन, बिना किसी सूचना के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। ओके, और ये जो घटना है वह कब हुई थी? यह घटना 13 अप्रैल 1919 में घटित हुई थी। वर्ष 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का विरोध किया था, का दौरा किया। किसका दौरा किया था? तो गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया था। कहाँ का? चंपारण का दौरा किया था। ठीक है, और ये जो यहाँ पे गांधी जी गए थे, जो बागान व्यवस्था थी, ये क्या था? यहाँ पे दमनकारी बागान व्यवस्था, जिसको तिनकठिया प्रणाली भी कहा गया है। तिनकठिया प्रणाली में क्या था कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, गांधी जी किसानों को उस अनिवार्यता से छुटकारा दिलाने के लिए चंपारण आंदोलन, उन्होंने चंपारण जो है आंदोलन चलाया, और इसमें उनको सफलता भी मिली। तो चंपारण का दौरा उन्होंने किया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे थे। कहाँ से भारत वापस लौटे थे? तो गांधी जी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। किस दिन भारत लौटे थे? 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। और आपको पता है कि जो भारतीय प्रवासी दिवस है, जो भारतीय प्रवासी दिवस है, वो गांधी जी के भारत वापस आने के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो 9 जनवरी को ही गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 9 जनवरी को आपका भारतीय प्रवासी दिवस भी होता है। इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? वह स्थल आपका चंपारण था। कौन सा स्थल था? चंपारण। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया? समाचार पत्र केसरी का जो संपादन है वो BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कब किया? तो ये इन्होंने 1881 ईस्वी में किया था। ठीक है, समाचार पत्र केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1881 में किया गया। और वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ध्यान दीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड,
वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दांडी यात्रा की जो शुरुआत है वह आपकी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से हुई थी। अब जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में आपके दोनों हैं, अहमदाबाद भी है और साबरमती भी है, तो जब आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आप जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो आपका साबरमती आश्रम है, क्योंकि साबरमती आश्रम पहले आता है, अहमदाबाद आपका बाद में। ठीक है, मुख्य और मेन जो जगह है वो साबरमती आश्रम ही है। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? तो वो जो कांग्रेस अधिवेशन था वह आपका लाहौर अधिवेशन 1929 था, जिसमें स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया था। और ये जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था। भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे? जो भगत सिंह थे वो किसके नेता थे? तो भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे। देखिए, चाहे वो आपके भगत सिंह हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हों, ये जो हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। और आपको बताते चलें कि ये अखिल भारतीय स्तर पर पहला संगठन था। ओके, और बाद में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। किसका गठन किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था। सचिन सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 ईस्वी में, इसी का नाम बाद में बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में संपन्न हुआ था। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, गांधी इरविन समझौते को। ठीक है, जो कि आपका 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पास हुआ। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है, देखिए, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रचार प्रसार है वो एनी बेसेंट ने किया था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके बनते हैं, थोड़ी सी नज़र आप यहाँ पे डालेंगे। देखिए, विश्व स्तर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम हेलन ब्लावटस्की और कर्नल अल्काट ने की थी। फिर से समझिए, अगर हम बात करें विश्व स्तर की, तो विश्व स्तर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम हेलन ब्लावटस्की और कर्नल अल्काट ने की थी। भारत में इसका मुख्यालय 1882 ईस्वी में अड्यार यानी कि मद्रास में बनाया गया और फिर इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है वह भारत 1946 में आया था। कब? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें आपके 3 सदस्य था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? इसमें एक तो लॉर्ड, नाम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक तो ये इनके सदस्य थे, और दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। ओके, ये जो हैं कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे एवी अलेक्जेंडर, जो कि 1946 में भारत आया था। ये मिशन था एक। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था?
कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये उदारवादी नहीं थे, क्योंकि ये जो है वो नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। और बाकी आपके जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, या मदन मोहन मालवीय हो गए, या दादा भाई नौरोजी हो गए, ये सभी उदारवादी, यानी कि ये नरम दल के नेता थे, या फिर इनको उदारवादी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे। ओके। और इसमें जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, ये सभी गरम दल के नेता थे। ठीक है। तो उदारवादी कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वह एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? माउंटबेटन। अच्छा, ये तो उन्होंने प्रथम पूछ लिया, अगर कहीं अंतिम पूछ लिया तब आप क्या बताएंगे कि भैया कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी बने। कौन बने? सी राजगोपालाचारी अंतिम बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की थी? क्यों की थी? इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोअर्स, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था, और फिर 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो स्थापित की गई थी और समाज सेवी संस्था थी वह कौन सी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। 1905 ईस्वी में हुई। किसने स्थापना की थी इसकी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अच्छा, अब एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। ये क्वेश्चन हम कितनी बार आज रिपीट कर चुके हैं। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, राजा राम मोहन राय ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। बचा आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, लिखने में थोड़ी आगे समस्या है, आप समझ लीजिए एक बार फिर से। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय जो था वह कौन था? उस समय क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो जो गांधी जी थे वह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और जो बदरुद्दीन तैयब जी थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष के रूप में काम भी किया है। किसमें? तीसरे अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पहले ही बता चुके हैं, मोहनदास करमचंद गांधी हैं। और ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई है। जब ये अफ्रीका की यात्रा पर थे तब इन्होंने किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर जब ये बैठे थे तब इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन इज, देखिएगा,
भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन, किसका? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में वापस किया। देखिए, जैसा कि आपको बताया हमने, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी उपाधि थी, है ना, नाइटहुड, उसको वापस कर दी। और ये जो उपाधि थी वो उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा ही दी गई थी। तो ये उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वापस कर दिया था। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था वह चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण इसको वापस ले लिया था। और जो चौरी चौरा है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे क्या था कि प्रदर्शनकारी भीड़ ने थाने में 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को जलाकर के मार डाला था। ये इतनी हिंसात्मक घटना थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन जो था वह वापस ले लिया था। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो था वह वर्ष 1928 में भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन या फिर श्वेत आयोग भी कहा गया है। आपको मैंने पहले भी बताया है पहले क्लास में कि साइमन कमीशन जो है इसमें टोटल 7 सदस्य थे और सारे के सारे ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं था, जो कि इसके विरोध का प्रमुख कारण बना। आज का लास्ट क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस हमारे पास थे। ठीक है, तो 75 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। पूना समझौता किससे संबंधित था? पूना समझौता आपका भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था। और ये समझौता 1932 ईस्वी में, ये समझौता, पूना समझौता वर्ष 1932 में महात्मा गांधी किसके बीच में, देखिए समझ लीजिए, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर के बीच में वर्ष 1932 में हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 20 इसमें राइट हो जाता है। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच।